हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका किडोज क्लासेस में। और हम यहाँ पीईटी के लिए स्पेशल कोर्स चला रहे हैं 2021 के लिए। हम यहाँ कवर कर रहे हैं इतिहास। जैसा कि पिछली क्लासेस में आप देख चुके हैं, हम शुरुआत से लेके चल रहे हैं इसको आधुनिक भारत से। कहाँ से लेके चल रहे हैं हम? आधुनिक भारत। और अगर आप शुरुआत से देख रहे हैं तो उसको आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह से लिंक बना के इसको चल रहे हैं। और एनसीईआरटी से लेकर बेसिक बुक्स को कवर करने का पूरा प्रयास है कि कोई भी टॉपिक छूटे ना और एक दूसरे से चीज़ें इस तरह से जुड़ी रहें कि आपको समझ में आ जाए और कुछ भी बिखरा हुआ ना लगे और आपको इंटरेस्ट के साथ इतिहास के सही मायने समझ में आए। आधुनिक भारत से लेके चल रहे हैं क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है और आपको ये बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाने वाला है। ठीक है, तो इसका नया टॉपिक शुरू करते हैं हम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा, आप पिछली क्लास प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि लगातार क्लासेस हमारी जुड़ी रहेंगी, कोई भी क्लास अलग नहीं है। पहली क्लास से दूसरी क्लास का सीधा संबंध होगा और आपको समझने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब यह भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। इससे पहले हमने क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा यूरोपियों का आगमन, भारतीय कंपनियों का, अलग अलग कंपनियाँ आई। कौन सी आई? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। और इनका आपस में संघर्ष कैसे हुआ, कुछ प्रशासनिक क्षेत्रों को लेकर, और जो मुख्य संघर्ष था वो क्या था? व्यापारिक गतिविधियों को लेकर। और इन संघर्ष के दौरान लगातार अंग्रेज, ब्रिटिश अपनी स्थिति मजबूत करते रहे, जिसके बीच में डचों के साथ इनका संघर्ष हुआ, फ्रांसीसियों के साथ इनका संघर्ष हुआ, डेनिश के साथ संघर्ष हुआ और पुर्तगालियों के साथ संघर्ष रहा, जिसमें फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच के जो संघर्ष का नाम था वो कर्नाटक से जुड़ा हुआ था कहीं ना कहीं, तो उसको कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने वो सारी चीज़ें कवर की। उसके बाद हमने भारतीय क्षेत्रों का देखा कि ब्रिटिश सत्ता के भारत में आने की समय, उस काल में भारत के कौन सा राज्य किस तरह से उभर रहा था, किस राज्य की क्या स्थिति थी, किसने उसको इस्टेब्लिश किया था। और मुगल सत्ता जिसका डिक्लाइन हो रहा था, वो लगातार डाउन जा रही थी, तो क्या हो रहा था कि दूसरे नए नए क्षेत्र उभर रहे थे ऊपर। वो कौन कौन से छोटे छोटे क्षेत्र थे वो हमने बताया। हमने मुगल सत्ता के कमजोरी की स्थिति में किस राजा के समय किसका क्या आक्रमण हुआ, किस तरह से उससे प्रभावित हुए और आक्रमण के पीछे की क्या वजह थी, क्या कमजोरी थी, उसे कैसे ये नए क्षेत्र उभर कर सामने आए। ठीक है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको आगे बढ़ने में बहुत सुविधा होगी, समझ में आएगा और आपको पूरा आप आनंद ले पाएंगे इतिहास पढ़ने का। ये हमारा पूरा विश्वास है। विश्वास बनाए रखिए, हमारे साथ बढ़ते रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से और एकदम नए तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं हम अपना नया टॉपिक शुरू करने के लिए। आज का हमारा है उसी से जुड़ा हुआ, पीछे से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ भारत जब ब्रिटिश अपनी सत्ता स्थापित करने की स्थिति में आ गए तो इसका विस्तार कैसे हुआ धीरे धीरे, भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मुख्य चीज़ें देख लेते हैं कि मेन बात क्या थी ब्रिटिश सत्ता के विस्तार में। इनका बेहतर, क्या चीजें बेहतर थी इसमें? बेहतर हथियार थे इनके पास, इनका सैन्य अनुशासन अच्छा था, सैन्य अनुशासन अच्छा था, नागरिक अनुशासन था। इनकी वित्तीय स्थिति अच्छी थी। तो ये मुख्य बातें थी। और यहाँ की जो व्यापारिक गतिविधि में इनका व्यापार के प्रति जो महत्व था वो ज़्यादा था, या पृष्ठभूमि, व्यापारिक महत्व के लिए यहाँ की जो पृष्ठभूमि थी वो अनुकूल थी। और यहाँ की जो प्रशासनिक या राज्य
राज्य या प्रशासनिक व्यवस्था कहीं ना कहीं इनके अनुकूल बनती चली गई और धीरे धीरे ये अपना ग्रोथ करते चले गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो ये किस तरह से ग्रोथ करते चले गए। लगातार विद्वानों में विवाद रहता है इस चीज़ को लेकर, इतिहासकारों में विवाद रहता है कि क्या इनका जो विस्तार था या सत्ता थी आकस्मिक थी या कोई मतलब इनकी प्लानिंग थी, प्री प्लानिंग थी ये। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ व्यापार के लिए यहाँ पे स्थापित हुए और कुछ लोग मानते हैं कि ये पहले से प्लान करके आए थे जब महारानी विक्टोरिया ने इनको स्थापित की थी कंपनी के प्रशासन के लिए। लेकिन ये पूरी तरह से एक बात को कह देना सही नहीं होगा। सही स्थिति जो हमको नज़र आती है और जिसमें सहमति भी है, एक आम सहमति भी है कि इनका मुख्य उद्देश्य या प्राथमिक उद्देश्य जो था वो व्यापारिक ही था। व्यापारिक स्थिति जिस तरह से मजबूत होती चली गई और उसके बाद जहाँ की इन्होंने राजनीतिक प्रशासनिक स्थिति या कमजोरी को देखा तो अपनी स्थिति को मजबूत ये बनाते चले गए परिस्थिति के अनुसार। तो परिस्थिति इनके अनुकूल होती चली गई और उस तरह से बनते चला गया समय के अनुसार। ठीक, तो इनकी जो शुरुआत होती है वो देखते हैं कहाँ से होती है। इनकी शुरुआत होती है भारत में मुख्यतः बंगाल से। बंगाल आप ध्यान से देखिए, बंगाल कहाँ, ये क्षेत्र जो कि बंगाल आज का बंगाल है, ये पूरा बंगाल नहीं है, छोटा क्षेत्र है। इसमें बांग्लादेश भी आता था। ध्यान से देखिए, ये बांग्लादेश से लेकर बिहार, झारखंड भी जो आज वो बिहार का हिस्सा था, बिहार और उड़ीसा, ये पूरा क्षेत्र क्या था, ये पूरा क्षेत्र बंगाल का क्षेत्र था उस समय। तो ये पूरे क्षेत्र बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था। इसके प्रति इनका अट्रैक्शन बढ़ा, धीरे धीरे यहाँ से ये आगे बढ़ते हैं। तो बंगाल का जो क्षेत्र था काफी समृद्ध क्षेत्र था, समृद्ध था। किसकी बात कर रहे हैं हम, बंगाल। तो यहां इसको इस तरह से लिख लेते हैं, बंगाल विजय की शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत कहां से होती है इनकी, बंगाल विजय से। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए और इसी तरह हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे जोड़ते हुए। पिछली क्लास से आपको पूरा फायदा मिलेगा, पिछली क्लास को आप जोड़ के देखते रहिए और इस तरह से आगे बढ़ते रहिए। वहां से आपको एकदम लिंक समझ में आएगा कि कैसे उसका महत्व, और उसको हम लगातार दोहराते रहेंगे, लगातार अभ्यास कराते रहेंगे बीच बीच में और लगातार उसको जोड़ते रहेंगे कि देखिए उस संदर्भ में हमने जो बोला है ये क्यों मायने रखता है, अब यहाँ किसका क्या मायना है। तो वो हर घटना एक दूसरे से जुड़ी रहेगी, कुछ भी सेपरेट नहीं रहेगा, उसको आप देखते रहिए, समझते रहिए। तो बंगाल विजय, बंगाल विजय के कारण क्या थे। बंगाल एक समृद्ध क्षेत्र था भौगोलिक रूप से और संसाधनिक रूप से भी समृद्ध क्षेत्र था। ठीक है, और क्या खास बात थी इसकी, ये यहां नवाब का शासन था, नवाब का शासन था। और नवाब किस क्षेत्र पर शासन करता था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसको आज ओडिशा के नाम से जानते हैं। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का ये पूरा क्षेत्र समझ में आ रहा है ना। तो इसको सुनते रहिए, शॉर्ट में लिख दिया है हमने इसको, और इसको नोट डाउन करते रहिए, साथ साथ अपना मेंशन करते रहिए मेन पॉइंट को। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जो पूरा क्षेत्र था ये बंगाल का क्षेत्र था, नवाब के अंडर में आता था। और यहाँ की नवाब की प्रकृति क्या थी या नवाब का किस तरह से आगे बढ़ते रहे, स्वतंत्र होते रहे, तो उस स्थिति को थोड़ा समझ लेते हैं। यह जो स्वतंत्र राज्य बना बंगाल, वो किस नवाब के काल में बना, हमने कल भी इसका जिक्र किया था, आज उसको और अच्छे से देख लेते हैं एक बार। मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां, इनके समय में, इनका टाइम पीरियड क्या था, इनका टाइम पीरियड है 1713 से 1727 ईस्वी। ठीक है, तो इनके समय में बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बना, इनके समय बंगाल स्वतंत्र राज्य बना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन स्वतंत्र राज्य तो बना,
पर ये किससे स्वतंत्र बना? मुगलों से स्वतंत्र बना, क्योंकि मुगलों की स्थिति कमजोर हो रही थी यहाँ पे लगातार। ये कौन सा समय है? कल हमने पूरा इसको मुगलों का पीरियड देखा था, बाद का अंत तक, मोहम्मद सरंगीला से लेकर, मोहम्मद सरंगीला नहीं, क्या नाम है, औरंगजेब के काल से लेकर, औरंगजेब का काल क्या था? 1717 में इसका एंड हो गया था औरंगजेब का। तो 1717 के बाद कौन कौन से आए? बहादुर शाह प्रथम आया, उसके बाद लगातार किस तरह आया, और बहादुर शाह जफर तक 1857 तक हमने देखा इसको। तो ये कौन सी स्थिति है? वही औरंगजेब के बाद की स्थिति 1713। तो यहाँ इसकी स्थिति कमजोर होने लगी थी। 1713 में कौन आया था? फर्रुखसियर, याद करिएगा, आज उसका जिक्र फिर से करने वाले हैं यहाँ अच्छे से, उसको मेंशन करते हुए डेट के साथ। आपको समझ में आती रहेंगी चीज़ें कि जुड़ती रहेंगी आपसे, ध्यान से देखते रहिए। 1713 से 1727 तक मुर्शिद कुली खां यहाँ का बंगाल का नवाब बना और ये स्वतंत्र राज्य बना, लेकिन बंगाल को ये अभी भी राजस्व दे रहा था। स्वतंत्र राज्य बन गया हर चीज़ में, लेकिन कुछ राजस्व बंगाल को अभी भी दे रहा था। तो बंगाल को नहीं, मुगलों को, ठीक है। तो राजस्व अभी भी मुगलों को ये पहुंचा रहा था, ठीक, इसकी स्थिति हो गई। हम अगला देखते हैं। इनके बाद, मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल में कौन सा नवाब आता है? मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल में आता है शाहउद्दीन। शाहउद्दीन यहाँ के बंगाल के, इनके बाद गवर्नर बनते हैं, बंगाल के नवाब बनते हैं, सॉरी। तो इनका टाइम पीरियड क्या था? इनका टाइम पीरियड था 1727, इनका टाइम पीरियड था 1727 से लेकर 1739। 1739 में शाहउद्दीन बनते हैं। अब शाहउद्दीन के बाद एक और ख़ास बात है, इसकी एक और बात नोट कर लीजिए, मुर्शिद कुली खां की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने राजधानी अपनी शिफ्ट की। कहाँ शिफ्ट की राजधानी? पहले कहाँ थी? ढाका। ढाका से मुर्शिदाबाद, ठीक है, ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट की इन्होंने। किसने की? मुर्शिद कुली खां ने, ठीक है। अब शाहउद्दीन की बात, शाहउद्दीन, इनके बाद कौन आया? शाहउद्दीन के बाद सरफराज खां। सरफराज खान यहाँ के नवाब बने। इनका टाइम पीरियड बहुत छोटा सा था, 1739 से लेकर 40 का, ठीक है, 1739 से 40 का इनका टाइम पीरियड था। किसका? सरफराज खान का। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। इसको मिटाएं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनसे आगे कौन था उनको समझना है थोड़ा सा, ठीक है। इनके बाद आते हैं अलीवर्दी खां। इसके बाद किसका शासन रहा? कौन नवाब बनता है बंगाल का? इसके बाद बंगाल के नवाब बनते हैं अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां, इनकी क्या खास बात है? इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं एक बार। इनका टाइम पीरियड है 1740 तक हो गया था ना अभी, 39-40, 1740 से लेकर 1756 तक इनका टाइम पीरियड आता है, ठीक है। इनकी क्या खास बात है कि इन्होंने स्वतंत्र राज्य कब बना था? मुर्शिद कुली खां के समय में, अभी पढ़ा था, लेकिन वो लगातार मुगलों को राजस्व दे रहे थे। अलीवर्दी खां के समय क्या हुआ कि अलीवर्दी खां जब आए तो इन्होंने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया, ठीक है। तो राजस्व देना किसने बंद कर दिया? राजस्व मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया इन्होंने, ठीक। अब इन जो ये हमने टाइम पीरियड देखा मुर्शिद कुली खां से लेकर अलीवर्दी खां के समय का, तो इस समय जो बंगाल की स्थिति थी बहुत ही समृद्ध स्थिति हो चुकी थी। इस समय, इनके समय में बंगाल की स्थिति बहुत समृद्ध हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा समृद्ध स्थिति हो चुकी थी बंगाल की, ठीक।
बंगाल की स्थिति इतनी समृद्ध हो चुकी थी कि अलीवर्दी खां के समय में बंगाल भारत का स्वर्ग कहलाने लगा था। तो इनके समय में भारत का स्वर्ग, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। भारत का स्वर्ग, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले, किसके समय कहलाने लगा? अलीवर्दी खान के समय। किसको कहा जाता था? बंगाल को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसकी व्यापारिक और उत्पादन की स्थिति बहुत ज़्यादा समृद्ध थी। यही वजह थी कि अंग्रेज अट्रैक्ट हुए बंगाल की तरफ, सबसे पहले बंगाल की तरफ आए, ठीक है। अब उसमें अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पे व्यापारिक उद्देश्य था, क्योंकि यहाँ से बंगाल से यूरोप को सबसे ज़्यादा व्यापार किससे होता था? यूरोप को बड़ी मात्रा में व्यापार होता था, बड़ी मात्रा में व्यापार होता था। तो बंगाल से बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होता था, तो डिमांड बहुत ज़्यादा थी यूरोप में यहाँ की, ठीक है। यही कारण था बंगाल में आने का। अब हमने ये देख लिया यहाँ पे अलीवर्दी खां का 56 का टाइम पीरियड। अब इनके ही दामाद, अलीवर्दी खां के दामाद थे शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला अगले नवाब बनते हैं, ठीक है। तो अगला नवाब कौन बनता है? शुजा-उद-दौला। ये अलीवर्दी खां के कौन थे? दामाद थे। इनको बहुत संघर्ष करना पड़ा सत्ता के लिए। उस परिवार से जहाँ से ये थे, इन्होंने दामाद को बना दिया, तो इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, जिसके कारण इनके आपस में ही विरोध भी होने लगे सत्ता के लिए परिवार में। अब इन सभी नवाबों ने अंग्रेजों को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे। ध्यान से देखते रहिए, कल की हम बातों को याद करने वाले हैं, रिमाइंड कराने वाले हैं आपको। ध्यान से देखिए कि किस तरह से हमने पिछली क्लास में जिस चीज़ का जिक्र किया था उसको हम कैसे यहाँ पे आपको जोड़ने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें आती रहेंगी, लगातार रिमाइंड होती रहेंगी, लगातार रिवीजन होता रहेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये विशेष अंग्रेजों को जो मिले हुए थे विशेषाधिकार, विशेषाधिकारों का विरोध कर रहे थे नवाब। क्यों? क्योंकि इनके विशेषाधिकारों की वजह से खजाने को नुकसान हो रहा था, राजस्व नहीं मिल पा रहा था नवाबों को, बंगाल को राजस्व की हानि हो रही थी। कारण क्या था? कारण था राजस्व की हानि, ठीक है। और विशेषाधिकार कब मिले थे? विशेषाधिकार याद रखो, कल बताया था 1717 का फरमान। विशेषाधिकार किससे मिले थे इनको? 1717 का फर्रुखसियर का फरमान, 1717 का फरमान जारी किया था, जिसमें इनको बहुत सारी सुविधाएं दे दी गई थी। कर सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया था, कुछ वार्षिक धन के बदले में सिर्फ, ठीक है। इतनी बार यहाँ तक क्लियर होगी नवाबों की क्या स्थिति थी, हमने इसको डिटेल में बता दिया, आपको समझा दिया, और किस तरह से ये आगे बढ़ रहे थे, अंग्रेजों की क्या स्थिति, यहाँ पे इनको विशेषाधिकार मिल चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत जरूरी घटना को लेकर, ठीक है। इसको हटा देते हैं, मेंशन जो भी है उसको नोट कर लीजिए, ओके। अगला हमारा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां तक आ गए हम। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला से ही, सिराजुद्दौला नहीं है, सॉरी, इनका नाम है सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला लिखने में थोड़ी हो जाती है कभी कभी, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। सिराजुद्दौला नवाब बन गए यहाँ। अब सिराजुद्दौला के समय कौन सी घटना घटी महत्वपूर्ण? प्लासी का युद्ध। उस समय नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। जोड़ पा रहे ना चीजों को, कैसे आगे बढ़ रही हैं? इसी तरह से बस करते रहना है, कुछ भी अलग नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा कि दूसरी दुनिया का है, सब यहीं से हो रहा है, यहाँ हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है,
एक घटना के बाद दूसरी घटना, और कैसे एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध की क्या कारण थी, वजह थी? नवाब किस चीज का विरोध कर रहे थे? विशेषाधिकारों का विरोध कर रहे थे। विशेषाधिकारों का विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि राजस्व की हानि हो रही थी। वजह राजस्व की हानि। ठीक है, इसको नोट करते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए। तो विरोध कर रहे थे, राजस्व की हानि हो रही थी। अब उसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने अपने नवाब को थोड़ा सा दरकिनार करना शुरू कर दिया, नवाब को इग्नोर करना शुरू कर दिया बहुत सारी घटनाओं में। जैसे एक घटना क्या हुई? घटना ये हुई कि कलकत्ता का निर्माण किसने किया था? कोलकाता का, हमने बताया था आपको, जॉब चारनाक ने फोर्ट विलियम की स्थापना की थी, वही कलकत्ता। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर दी और नवाब की अनुमति भी नहीं ली। फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर दी, फोर्ट विलियम की किलेबंदी और नवाब की अनुमति भी नहीं ली। दूसरा क्या घटना हुआ कि एक कृष्णदास भगोड़ा था। कौन था? कृष्णदास भगोड़ा। ये भागा हुआ था राज्य से चोरी वोरी करके, है ना, अपराध करके। इसको अंग्रेजों ने पनाह दी, तो इसको अपने यहां इन्होंने पनाह दी। इससे क्या हुआ कि ना, ऑब्वियसली सिराजुद्दौला जो नवाब था वहां का, उसकी अनुमति भी नहीं ली जा रही है, और इसको जो उनका विरोधी है या जो अपराधी है राज्य का, उसको पनाह दी जा रही है। तो उससे क्या होगा? नाराज होगा नवाब। नाराज हुआ, यहाँ पे नवाब नाराज हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि प्लासी नामक जगह पर इनके एक जो युद्ध हुआ था, इन्होंने क्या किया कि इसकी फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया नवाब ने और अधिकार कर लिया। ठीक है, कहाँ पे अधिकार कर लिया? फोर्ट विलियम पर। किसने? नवाब ने। नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर दिया। उसी समय की एक घटना होती है ब्लैक होल। ये जेड हॉलवेल थे। किसने इसका उल्लेख किया है? जेड हॉलवेल ने। किस घटना का उल्लेख किया है? ब्लैक होल। ब्लैक होल घटना का इन्होंने उल्लेख किया, और इसमें क्या कहा है इन्होंने? इसमें इन्होंने कहा है कि नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 लोगों को बंद कर दिया था। कितने? 146 लोग। और अगले दिन उसमें से सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे। सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे। इसी घटना को क्या बोलते हैं हम? इसी घटना को ब्लैक होल की घटना बोलते हैं। इसका उल्लेख किसने किया? अपनी बुक में किया था, जेड हॉलवेल ने। ठीक है, इसी घटना को हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? जब कलकत्ता और फोर्ट विलियम पर अधिकार हो गया, तो क्लाइव के नेतृत्व में, क्लाइव ने यहाँ पे, क्लाइव आए वहाँ पे अंग्रेजों की तरफ से। क्लाइव ने बंगाल के ही राज्य में रहने वाले कुछ लोगों को, समृद्ध लोगों के साथ एक गठबंधन बनाया। किसके खिलाफ? नवाब के खिलाफ। ध्यान से समझते रहिए। अब इस गठबंधन में कौन कौन लोग थे? मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ
ये बैंकर था। जगत सेठ, ओमी चंद, ये मुख्य लोग थे। ठीक है, तो नवाब के खिलाफ, नवाब की इसको भनक तो थी लेकिन उतना अंदाजा नहीं था कि मेरे ही लोगों को मेरे खिलाफ भड़का दिया जा रहा है या एक गुट बनाया गया। तो नवाब के खिलाफ इन्होंने एक गुट बनाया और प्लासी में युद्ध छेड़ दिया। तो नवाब, जब ये इसके विरोधी थे, मीर जाफर के कौन था, सेनापति था, मीर जाफर था सेनापति सिराजुद्दौला का। मीर जाफर ने इनको पीछे हटने के लिए कहा और नवाब की, अंग्रेजों की एक छोटी सी सेना ने नवाब की 50,000 की सेना को हरा दिया। ठीक, किस कारण? धोखे के कारण। तो धोखे से हरा दिया और नवाब की यहां पे पकड़कर हत्या कर दी गई। ठीक है, तो नवाब की यहां पे हत्या हो गई। ये होता है प्लासी का युद्ध का एक समराइज और जितना जरूरी है उतना वर्णन। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होता है कि मीर जाफर की मदद ली थी, तो मीर जाफर को भी पद देना था। तो अगला नवाब कौन बनाया अंग्रेजों ने? अगला नवाब बनाया मीर जाफर को। ठीक, इसके बाद प्लासी युद्ध के बाद नवाब कौन बना? मीर जाफर। मीर जाफर अगला नवाब बना। मीर जाफर को अगला नवाब बनाया। कब बनाया? 1757 में, युद्ध के बाद। तो मीर जाफर को अगला नवाब बना दिया। अब मीर जाफर ने नवाब बनने के बाद 24 परगना की जमींदारी और एक बहुत बड़ी रकम अंग्रेजों को दी। तो अंग्रेजों को इसने नवाब बनने के बदले क्या समझौता हुआ इनके बीच? समझौता हुआ 24 परगना की, ये 24 ये परगना जगह का नाम है, कोई गिनती नहीं है। ये 24 परगना जमींदारी और एक बहुत बड़ी रकम किसको दी? अंग्रेजों को दी। किसके बदले? नवाब में बनने के बदले। ठीक है, अब क्या हुआ अगले आने वाले दौर में? क्या हुआ कि इसके साथ नवाब की, अंग्रेजों की लगातार मांग बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजों की लगातार मांग बढ़ती जा रही थी मीर जाफर से, जिससे परेशान होकर इसने क्या किया कि डचों के साथ, डच उस समय एक व्यापारिक शक्ति के रूप में उभर रहे थे और डचों का केंद्र कहाँ था? हमने बताया आपको, डचों का केंद्र पूर्वी दिशा में, जिनका मुख्यालय कहाँ था? इंडोनेशिया में। याद करिए, पिछली क्लास में अच्छे से देखा है तो इंडोनेशिया उसका केंद्र था और पूर्वी दिशा उसका मुख्य भारत का क्षेत्र था। तो डचों के साथ इन्होंने, डचों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू किया या अपनी शक्ति को मजबूत करने की स्थिति बनाने की कोशिश की, अपनी शक्ति को मजबूत। तो यहाँ पे अंग्रेज और डचों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध कौन सा होता है? हम पहले ही बता चुके हैं, फिर से याद करिए उसको। वेदारा का युद्ध, वेदारा का युद्ध होता है और वेदारा के युद्ध में कब होता है? 1759, 57 में था ये, 1759 में वेदारा का युद्ध होता है और यहाँ से डच शक्ति खत्म हो जाती है, भारत में कमजोर पड़ जाती है। समझ में आ रहा है? जोड़ पा रहे हैं ना? ये जब यूरोपियों का यूरोप कंपनियों का संघर्ष हमने दिखाया था, तब उसका जिक्र हुआ था। यहाँ पे हमने अच्छे से विस्तार में उसका जिक्र किया था। तो इसी तरह से चीज़ें रिमाइंड होती रहेंगी लगातार, इस तरह से देखते रहिए। तो वेदारा का युद्ध यहाँ पे हुआ, डच शक्ति समाप्त हो गई यहाँ। ठीक, अब क्या हुआ कि इसकी जगह, तो ये तो विरोधी हो गया मीर जाफर का जो अंग्रेजों ने बनाया था, तो मीर जाफर की जगह उन्होंने मीर कासिम से समझौता किया। अब अगला नवाब आता है मीर कासिम। मीर कासिम से 1760 में समझौता होता है अंग्रेजों का। ठीक है, 1760 में समझौता होता है मीर कासिम से अंग्रेजों का। तो इसमें मीर कासिम नवाब बनने के बदले, नवाब बनता है यहाँ पे,
तो नवाब बनने के बदले इसको क्या करना पड़ता है, कुछ तो देना पड़ेगा ना अंग्रेजों को। तो नवाब बनने के बदले वर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव की जमींदारी, चिटगांव का क्षेत्र ये अंग्रेजों को दे दिया गया। ठीक है, ये नवाब बनने के बदले इनको दे दिया गया। और वेंसिटार्ट थे एक अंग्रेज, तो उन्होंने इस घटना को ही सिर्फ समझौते मात्र को क्या नाम दिया, क्रांति कहा इन्होंने। तो किसने कहा क्रांति, वेंसिटार्ट ने कहा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो वेंसिटार्ट ने इसको क्रांति कहा, इसी घटना को। अब ये चाहते थे कि मीर कासिम को एक, भाई मीर जाफर तो नहीं बन पाया, लेकिन मीर कासिम को ही हम कठपुतली बना लें, अपनी कठपुतली नवाब के रूप में स्थापित कर दें। लेकिन ये कठपुतली नवाब नहीं बना और इसने अपने तरीके से काम करना शुरू किया, अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। इसी हस्तक्षेप की वजह से ये कहाँ चला गया, इसने अपनी राजधानी चेंज की। राजधानी कहाँ बनाई थी, याद करिए, अभी बताया था, मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई थी। और मुर्शिदाबाद से ये कहाँ ले गए, मुर्शिदाबाद से मीर कासिम ले गया मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर इसने अपनी राजधानी स्थापित कर ली। ठीक है, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी। अब जो कर प्रणाली थी, जो व्यवस्था चल रही थी, उसका ये अंग्रेज मिसयूज कर रहे थे। तो मिसयूज जो कर रहे थे यहाँ पे अपने अधिकारों का, उससे राजस्व को बहुत ज़्यादा हानि हो रही थी। और इस चीज़ से परेशान होकर मीर कासिम ने क्या किया कि उनकी जो चुंगी व्यवस्था थी उसी को समाप्त कर दिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भारत पे तो भारतीय लोग तो कर दे रहे थे, लेकिन अंग्रेज कर नहीं दे रहे थे। और अपने व्यक्तिगत व्यापार भी वो बहुत धड़ल्ले से चला रहे थे, बढ़ा रहे थे, धीरे धीरे आगे, धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे थे। तो इससे परेशान हो रहा था ये, क्योंकि राजस्व तो मिल ही नहीं रहा। तो मीर कासिम ने क्या किया कि अंग्रेजों से भी कर लेना बंद कर दिया और चुंगी को ही समाप्त कर दिया। अब समाप्त कर दिया, चुंगी समाप्त हो गई, तो किसी से भी कर लिया जा रहा इनके विशेष। अब इनको क्या हुआ कि इनके विशेषाधिकार खत्म हो गए, विशेषाधिकार तो किसी पर रहा ही नहीं। तो इससे अंग्रेज नाराज हुए तो इन्होंने इसके खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया, युद्ध छेड़ दिया। इसी संदर्भ में 1763 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में युद्ध छिड़ गया। ठीक है, मीर कासिम वर्सेस अंग्रेज, तो ये युद्ध छिड़ गया 1763 में। अब इसको युद्ध के कारण इसकी स्थिति कमजोर हुई मीर कासिम को, और इसे भागना पड़ा। और भाग के कहाँ गए ये, भाग के ये गए अवध के नवाब की शरण में। जोड़ते रहिए चीजों को, देखिए मजा आता रहेगा आपको। कहीं किताब में किसी चीज में इस तरह से जोड़ के नहीं मिलेंगी चीजें, हम लगातार आपको रिवाइज भी कराते रहेंगे और इससे आपको चीजें समझ में भी आती रहेंगी, है ना। और सारी चीजों को आगे पीछे से जोड़ते रहेंगे। तो ये भाग के कहां चले गए, ये हो गया 57, इसको भी हटा देते हैं। तो अवध के नवाब की शरण में मीर कासिम अवध के नवाब की शरण में। अवध का नवाब कौन था, शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला ये कहाँ का था, अवध का नवाब था। ये इसकी शरण में चला गया, भाग के वहां से। और यहाँ अवध में ही पहले से ही शरण लिए बैठे थे कौन, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को याद करिए, कल ही बताया था, याद आ रहा है ना। शाह आलम द्वितीय, यहाँ इन्होंने शरण ले रखी थी अवध के नवाब के यहाँ। कौन थे ये, मुगल सम्राट। इनका टाइम क्या था, कल ही बताया था, याद करिए। टाइम पीरियड इनका था 1759 से 1806, यही टाइम है ना 63 का। अब इन तीनों ने एक संघ बनाया, जुड़ के। तीनों ने क्या बनाया,
एक संघ बनाया, संगठित हुए, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और एक युद्ध किया। यहां से क्या हुआ? युद्ध हुआ। कब हुआ? 1764 में। इस युद्ध का क्या नाम था? इस युद्ध का नाम था बक्सर। किस तरह से? बक्सर का युद्ध। किस तरह से? प्लासी से बक्सर जुड़ा हुआ, समझ में आ रहा है ना? इस युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। अब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तीनों के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ, तीनों ने मिलकर किया। ठीक, संघ ने अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन ये तीनों इससे अंग्रेजों से हार गए और जीत किसकी हुई? अंग्रेजों की हुई। अंग्रेज इसमें इनके खिलाफ जीत गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीत गए तो क्या हुआ? फिर इनकी संधि करनी पड़ी इनको। यहां देखिए मजबूत जो स्थिति थी वहां। तो बात करते हैं बक्सर के युद्ध की। अभी बक्सर का युद्ध कब हुआ? ये 1764 में। ठीक है, किस किस के बीच हुआ? मीर कासिम जो भागा हुआ था। मीर कासिम कहाँ गया था? अवध के नवाब के पास शरण लेने के लिए। और अवध के नवाब के पास मीर कासिम अवध के नवाब कहाँ गया था? अवध के नवाब के पास। अवध का नवाब कौन था? शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला ये कौन था? अवध का नवाब। ठीक है, शुजा-उद-दौला अवध का नवाब था। और अवध के नवाब के पास ही अपनी कमजोर स्थिति के कारण अवध में ही शरण लिए बैठे थे। कौन थे? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड या द्वितीय। ये कौन थे? मुगल सम्राट। ये यहां पे शरण लिए बैठे थे, इनकी स्थिति कमजोर हो चुकी थी वहां पे। तो ये हमने इनको बताया था, आपको समझ में आ रहा होगा, कल इनको बताया था, याद करिए कि इनका टाइम पीरियड कब था? 1759 से लेकर और 1806 का। मुगल स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी थी यहाँ पर कि इनको शरण लेनी पड़ी। अपनी आंतरिक विद्रोह के कारण, आंतरिक गतिविधियों के कारण सत्ता में इनकी स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी थी यहाँ पे मुगल सम्राट। अब इन तीनों ने क्या मिलकर एक गुट बनाया। ठीक है, गुट बनाया किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। कि अंग्रेजों को हराना मिलके। किसके खिलाफ बनाया? अंग्रेजों के खिलाफ, या कंपनी, जो कि अब प्लासी के युद्ध के बाद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। कहां? बंगाल में। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हुआ? इनके बीच में युद्ध हुआ। अब युद्ध कौन सा हुआ? ये युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध, इसे हम पढ़ रहे हैं। तो बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें इस गुट की हार हुई। अंग्रेजों ने इन तीनों को मिलके हरा दिया, इनकी हार हुई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ध्यान से जोड़ते रहिए, समझते रहिए चीजों को। इसकी हार हुई। अब हार हुई तो इनको मजबूरन संधि करनी पड़ी। संधि करनी पड़ी तो संधि का क्या नाम है? संधि को देख लेते हैं हम। ठीक है, उस संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। कब हुई है? 1765 में। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई।
अब इलाहाबाद की संधि के लिए स्पेशली क्लाइव को बुलाया गया, जो कि जा चुके थे लंदन, और क्लाइव का जिक्र आ चुका है इससे पहले कहाँ पे, प्लासी के युद्ध में। तो क्लाइव को बुलाया गया, ठीक। अब क्लाइव को बुलाया तो क्लाइव ने, क्योंकि इनकी कूटनीतिक के रूप में काफ़ी चर्चा थी, काफ़ी महारत हासिल हो चुकी थी इनको, तो अच्छे कूटनीतिक के रूप में, ताकि अच्छी संधि कर चुके हैं अपने फेवर में। अब दो संधियां करनी की इन्होंने, एक की अवध के नवाब के साथ, और एक जो मुगल सम्राट थे, क्या नाम था उनका, शाह आलम द्वितीय के साथ। ये की शुजाउद्दौला या नवाब, अवध का नवाब, ठीक। और दूसरी किसके साथ की, ये शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। कौन थे ये, मुगल सम्राट, ओके। तो ये मुगल सम्राट के साथ किया। अब शाह आलम द्वितीय के साथ किया इन्होंने, उसको समझ लेते हैं। शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद, इन्होंने क्या जिक्र किया कि इसमें इलाहाबाद और करा या कड़ा भी बोलते हैं, तो उसके क्षेत्र को नवाब को किसको देना होगा, सम्राट को देना होगा, ये इसमें उल्लेख किया। और जो युद्ध में क्षतिपूर्ति करनी थी, उसका पैसा किसको देना होगा, उसका पैसा नवाब को देना होगा, कंपनी को। कितना, लगभग ये क्षतिपूर्ति में कितना देना होगा, लगभग 50 लाख का प्रावधान किया गया, 50 लाख का प्रावधान किया क्षतिपूर्ति के लिए। और क्या जिक्र था, कुछ मेन पॉइंट जो है, जो हमारा एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखते रहिए। इसको पूछ लेता है कि भाई कौन कौन सा क्षेत्र दिया गया नवाब को, नवाब ने इलाहाबाद करा का क्षेत्र क्षतिपूर्ति में कितने रुपए की किया गया, तो ये जिक्र आ जाता है। और बनारस की जो जमींदारी थी, वहाँ के जमींदार को देनी पड़ी, जो कि अवध के नवाब के पास आ गई थी युद्ध के दौरान या उससे पहले कुछ। तो उसका जो पूरा क्षेत्र था, पूर्ण अधिकार किसको दिया, बनारस का पूर्ण अधिकार वहाँ के जमींदार को, वहाँ के जमींदार को, ठीक, बनारस का ये देना पड़ा। ये मेन पॉइंट थी अवध के नवाब के साथ जो जो डील हुई इनके साथ, जो जो इसमें संधि में उल्लेख हुआ। अब देखते हैं सम्राट के साथ जो इलाहाबाद संधि हुई, उसमें क्या क्या उल्लेख थे। इसमें सबसे जरूरी जो उल्लेख था, जो सम्राट क्या था, सम्राट था भारत का पूरा, मुगल सम्राट। अभी भी स्थिति कमजोर थी, लेकिन पूरे भारत में अगर मान्यता किसी को प्राप्त थी कि पूरे क्षेत्र का, भारत का इस क्षेत्र का जो नवाब सम्राट है, वो मान्यता और थी मुगल सम्राट से। तो इससे मान्यता मिलने से अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो जाती। तो इन्होंने बंगाल, इनके साथ क्या हुआ संधि में उल्लेख, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो आज क्या है ओडिशा के नाम से जानते हैं आप उसको, उड़ीसा की दीवानी अधिकार, दीवानी के अधिकार अंग्रेजों को, कंपनी को दे दिए ना इन्होंने। इनसे मान्यता प्राप्त कर ली पूरी तरह से यहाँ से। और क्या हुआ इसमें, 26 लाख पेंशन देने का सम्राट को इन्होंने बात रखी, 26 लाख की पेंशन की बात रखी, ठीक है। तो ये हो गया संधि के उल्लेख, मेन पॉइंट क्या है संधि के। अब यहाँ क्या किस चीज़ के इनके साइन हुए थे इसमें संधि में, इसमें साइन हुए थे, एक तो क्लाइव थे, एक शुजाउद्दौला थे, ठीक है, और मुगल सम्राट थे, और एक और थे जिनका साइन हुआ इसमें, ये 1 2 3 और एक और थे जो कि इन्होंने नवाब इसको बनाया था। बंगाल का नवाब भी तो बनाएंगे किसी को, मीर कासिम तो चले गए छोड़ के, अब इनको किसी को और कठपुतली नवाब बनाना था, जैसे कि वो लगातार प्रयास कर रहे थे अपना। तो इन्होंने किसको नवाब बनाया, अपना नहीं, बंगाल का, ठीक है। तो नया नवाब कौन बनाया,
नया बनाया निजामुद्दौला को, निजाम उद्दौला, ठीक, नया नवाब बनाया तो इनके भी साइन संधि पे कराए गए। ठीक है, तो मेन बात है कि नया नवाब कौन था इसके बाद? नया नवाब था 64 के युद्ध के बाद 65 से कौन बना? निजामुद्दौला। ठीक है, इसके बाद ये अपने कठपुतली नवाब बनाने में सफल रहे यहाँ से लगातार 65 से, लेकिन इस प्रथा को समाप्त कर दिया। हाँ, यहाँ कौन सी प्रथा को? एक चीज़ और है, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से इन्होंने क्या किया, नवाब इसके बनने के बाद द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की। दो अंग्रेजों ने, क्लाइव ने द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की। द्वैध शासन क्या था? द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध मीन्स दो से, आपको समझ में आ रहा होगा, द्वैध मतलब दो, एक क्षेत्र में दो शक्तियां अगर राज्य कर रही हैं तो उसको बोलते हैं हम द्वैध शासन। एक कौन था? एक तो नवाब ही था और दूसरा कौन था? दूसरा था कंपनी, ब्रिटिश कंपनी। तो दूसरा शासन किसका था? ब्रिटिश कंपनी का। अब कंपनी ने इसमें क्या किया कि जो जरूरी चीज थी, जरूरी चीज क्या था? यहां का राजस्व। तो राजस्व यानी दीवानी अधिकार, जो दीवानी अधिकार थे राजस्व से संबंधित, भाई पैसा ही तो मेन चीज है, तो राजस्व इनको चाहिए था। क्या चाहिए था? वहां से राजस्व की कलेक्शन करना था। तो राजस्व कलेक्शन करने का इन्होंने अपने पास अधिकार रख लिया। और प्रशासन का अधिकार किसके अंडर में रख दिया? जिम्मेदारी उत्तरदायित्व किसका रहा? सारी चीजों का नवाब संभाले, राजस्व हम लेंगे, बाकी चीजें नवाब संभाले। तो प्रशासन का अधिकार या निजामत अधिकार जिसको बोलते हैं, वो किसके अंडर में रख दिया? वो नवाब के अंडर में रख दिया। ठीक है, यहां से बात समझ में आ रही होगी अच्छे से, आप इसको जोड़ते रहिए पुराने। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे द्वैध शासन की। तो द्वैध शासन समझ गए ना, प्रशासनिक और राजस्व अधिकार अलग अलग। प्रशासनिक अधिकार किसने लिए? नवाब के पास रखे, और कंपनी ने दीवानी अधिकार या राजस्व कलेक्शन करने का अधिकार अपने पास रख लिया। अब इसकी द्वैध शासन की समाप्ति कब हुई? समाप्ति देख लेते हैं यहाँ पे। द्वैध शासन चलता रहा, यानी कि नवाब की स्थिति बहुत कमजोर हो गई और कंपनी ने अपनी स्थिति मजबूत रखनी शुरू कर दी। यहाँ से कठपुतली नवाब रखने की प्रथा इनकी कामयाब हो गई। इनका जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया, जो कि मीर जाफर और मीर कासिम में लगातार नहीं हो रहा था, जहां उनका प्रयास चल रहा था वहां भी। तो द्वैध शासन 1772 में समाप्त कर दिया गया। किसने समाप्त कर दिया गया? इस समय कौन था गवर्नर? इस समय था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स तो इस समय गवर्नर था, इसने समाप्त कर दिया। अब इसने द्वैध शासन समाप्त करने का मतलब क्या हुआ? द्वैध शासन समाप्त करने का मतलब यह हुआ कि यहां से नवाब की स्थिति को खत्म कर दिया गया और बंगाल अब पूर्णतः अंग्रेजों के अंडर में आ गया। तो बंगाल पूर्णतः कंपनी के अधीन, कंपनी के अधीन आ गया। ठीक है, यहां से पूरी तरह से बंगाल अब कंपनी के अधीन आ गया। तो बंगाल की यहाँ पर अब अंग्रेजों की एक पूर्ण सत्ता हो गई, यहाँ पे अपने अंडर में पूरी तरह से ले लिया इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ तो इनकी स्थिति मजबूत हो गई। अब देखते हैं कि जो दूसरे राज्य, हमने कल उनका उल्लेख भी किया था, कल का वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए ध्यान से, आपको सारे राज्य सबका उल्लेख आपको वहाँ मिल जाएगा और आपको आगे समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो। और किस तरह से मुगल सम्राट जो एक केंद्रीय सत्ता थी उसकी स्थिति क्या थी, छोटे छोटे राज्यों की क्या स्थिति थी, कहाँ कौन सा उभर रहा था, किस वजह से और किसने उसकी स्थापना की थी, हमने इसका कल पूरा उल्लेख किया था। तो वहाँ से समझ लेंगे आप, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसको पढ़ लेंगे तो आगे आपको जोड़ने में मदद मिलेगी यहाँ से। तो बंगाल हमने समझ लिया, बंगाल अब यहाँ पूर्णतः आ गया। अब देखते हैं इसके बाद मैसूर की स्थिति क्या थी। एक मैसूर उभरता हुआ राज्य था जिनके साथ अंग्रेजों का लगातार संघर्ष चला। उस संघर्ष में क्या स्थिति रही किसकी, दूसरे क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, वो कैसे जुड़े हुए थे एक दूसरे से, वो सारी चीज़ें हम जोड़ते हुए एक दूसरे से आगे बढ़ेंगे। इसको इसी तरह से समझते रहिए, आपको
इतिहास का सही मायने में आनंद क्या होता है पढ़ने का समझ में आ जाएगा, और फिर याद करने के लिए इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, विश्वास रखिए और हम पर तो रखिए ही, खुद पर भी रखिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मैसूर देख लेते हैं। देखिए, आप पेशेंस के साथ अगर आगे बढ़ते रहेंगे समझते हुए, तो आपको जो इतिहास है ना बहुत ही मज़ेदार लगने लगेगा। आपको याद रखने की वो ज़रूरत नहीं होगी अलग अलग चीज़ों को कि क्यों याद नहीं रहता है, क्यों भूल जाते हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको जोड़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैसूर की स्थिति देख सकते हैं। मैसूर यहाँ पर मैसूर कौन सा क्षेत्र था? मैसूर ये क्षेत्र है, ठीक है, जो ये हैदराबाद को जोड़ता हुआ और कर्नाटक का हिस्सा, महाराष्ट्र के राज्य में कर्नाटक और ये क्षेत्र। इसके बाद हैदराबाद का राज्य यहाँ आता है इस क्षेत्र में। मराठाओं का राज्य कौन सा था? ये क्षेत्र प्रभावित कर रहा था मराठा कहीं ना कहीं। कुछ एमपी का, कुछ गुजरात, ये मालवा क्षेत्र कहा जाता है, और ये कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र। ठीक है, कुछ और दूसरे क्षेत्रों में भी थे। तो ये शक्तियाँ इस तरह से अब उभर रही थी, सामने आ रही थी। तो मैसूर का जो एक स्वतंत्र राज्य जहाँ बनता है, मैसूर स्वतंत्र राज्य की मैसूर में स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी हैदर अली ने। हैदर अली ये कब शासक बना? हैदर अली 1761 में यहाँ का शासक बना। ठीक है, अब अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हैदर अली लगातार संघर्ष कर रहा था, और इसने मराठाओं पर भी, ये क्षेत्र देख रहे हैं ना, मराठाओं पर भी लगातार हमले किए। इसको इस तरह से मैप से देखते रहिए और मजे से समझ में आ जाएगा चीज़ें। जो इन्होंने यहाँ से कहीं ना कहीं इसके क्षेत्रों को कब्जा करने की कोशिश में लगे थे, तो छीन लिए थे मराठाओं ने। तो इसने मराठाओं पर लगातार हमले किए। तो मराठाओं पर जब हमला कर रहा था हैदर अली, तो उस हमले की स्थिति में इसने अपने क्षेत्रों को वापस लिया। अपने प्रदेशों को वापस लिया और अपने राज्य को एक मजबूत स्थिति दी हैदर अली ने। इसी संदर्भ में अंग्रेज भी एक शक्ति के रूप में उभर रहे थे। और इधर जो मद्रास का क्षेत्र था, मद्रास कौन सा? चेन्नई, ये क्षेत्र, यहाँ भी एक शक्ति बन गए थे। अंग्रेजों का अधिकार मद्रास क्षेत्र पर भी काफ़ी बड़ी स्थिति में उभर रहा था। तो यहाँ मद्रास पर उभर रहा था, तो हैदर अली का भी राज्य उभर रहा था। तो हैदर अली जो मैसूर साम्राज्य था, ये मद्रास के लिए भी कहीं ना कहीं इनको खतरा दिख रहा था अंग्रेजों को। देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना? बंगाल में तो उभर ही रहे थे, मद्रास में भी एक शक्ति बन रहे थे, और इधर बॉम्बे मुख्यतः 3 क्षेत्र थे इनके। तो यहाँ एक खतरा बन रहा था। तो इसी संदर्भ में युद्ध होता है फिर इन शक्तियों के बीच में, अंग्रेज और मैसूर के बीच में, जिसको क्या बोलते हैं? एंग्लो मैसूर या आंगल मैसूर युद्ध। कब? 1767 से 1769 ईस्वी। ठीक है, ये कौन सा था? प्रथम आंगल मैसूर युद्ध होता है। इसमें मराठों के खिलाफ चल रही थी, कहीं ना कहीं हमले चल रहे थे। मराठा भी नाराज थे, किससे? हैदर अली से। तो एक गठबंधन बनता है यहाँ पे। ये गठबंधन बनाते हैं कौन? अंग्रेज कंपनी, अंग्रेज यानी कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और कौन होता है इनके साथ? मराठा और हैदराबाद भी एक उभरती पावर थी। किसके अंदर में हैदराबाद का शासन चल रहा था? निजाम उल मुल्क, कल बताया था, ध्यान से देख लीजिएगा पिछला वीडियो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। और यहाँ भी आप समझ लीजिए इसको। तो हैदराबाद
मराठा हैदराबाद। और किसके खिलाफ? ये सारा गुट किसके खिलाफ? मैसूर। मैसूर शासक कौन था? हैदर अली। तो मैसूर के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। युद्ध छेड़ दिया तो लेकिन हैदर अली ने एक अच्छी कूटनीतिक तरीके से इनको हैंडल किया और वो कहीं ना कहीं मद्रास के दरवाजे पर पहुंच गया। जीतता हुआ हैदर अली मद्रास के दरवाजे पर पहुंच गया और अंग्रेजों की स्थिति कमजोर कर दी और ये मजबूत स्थिति में आ गया। तो अंग्रेजों को लगा कि मद्रास हाथ से जा सकता है। हैदर अली मजबूत स्थिति में पहुंच गया। हैदर अली की स्थिति इनके खिलाफ मजबूत हो गई। इसने काफ़ी अच्छा कूटनीतिक सहारा लेकर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। मद्रास में जब पहुंच गया तो अंग्रेजों को मजबूरनवश मजबूरी में संधि करनी पड़ी। अंग्रेजों को संधि करनी पड़ी। कौन सी संधि करनी पड़ी? मद्रास की संधि। फर्स्ट जो आंग्ल मैसूर युद्ध है इसमें कौन सी संधि करनी पड़ी इनको? मद्रास की संधि करनी पड़ी। अब मद्रास की संधि में क्या उल्लेख किया गया? इनके जो जीते हुए क्षेत्र थे एक तो उनको वापस कर दिया गया एक दूसरे के, और इन्होंने वादा किया अंग्रेजों ने कि अगर ज़रूरत होती है तो हैदराबाद को कौन सहायता दी जाएगी, मतलब हैदराबाद को नहीं, मैसूर को। हैदर अली कहाँ से थे? मैसूर को। तो मैसूर को उसकी स्थिति में, कमजोर होने की स्थिति में अंग्रेज सहायता करेंगे। अंग्रेज सहायता करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे मुख्य बात थी। ओके, समझ में आ गया होगा आपको ये बात। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या घटना घटती है, ये घटना समझ में आ रही है ना? आगे की घटना देखते हैं, इसी से जुड़ी हुई है, ध्यान से सुनते रहिए, उसको जोड़ते रहिए, समझते रहिए। आगे की क्या घटना होती है कि यहाँ इन्होंने मद्रास की संधि में मैसूर को या हैदर अली को क्या वादा किया था कि जब भी दूसरी पावर, दूसरी शक्ति कोई अटैक करती है, आक्रमण करती है, तो ये उसकी सहायता करेंगे। लेकिन 1771 में, 1771 में मराठों ने हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया। मराठों ने जब आक्रमण कर दिया तो अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता नहीं की। अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता नहीं की, ठीक है। तो ये यहाँ की जो सहायता की बात हुई थी ये इन्होंने नहीं की। इससे क्या हुआ? इससे इनके प्रति जो विश्वास था हैदर अली का वो खत्म हो गया। जब सहायता नहीं की तो क्या हुआ? विश्वास खत्म हो गया। विश्वास खत्म हो गया। अब विश्वास खत्म हो गया तो हैदर अली ने समझा कि फ्रांसीसियों के साथ नज़दीकी बनाना उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ्रांसीसियों के साथ नज़दीकी बनाना शुरू किया। फ्रांसीसियों के साथ नज़दीकी बनाना शुरू किया हैदर अली ने। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेज क्रुद्ध हो गए और इन्होंने इसके खिलाफ क्या हुआ? विद्रोह छोड़ दिया। फिर अंग्रेजों ने युद्ध छिड़ गया। इसी संदर्भ में युद्ध छिड़ गया, युद्ध शुरू हो गया, जिसको हम द्वितीय सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो द्वितीय, इसी पृष्ठभूमि में द्वितीय मैसूर युद्ध शुरू होता है। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब से कब तक चला? 1780 से 84, 84 ईस्वी में। अब इसमें इन सब बातों के अलावा और कौन कौन सी बातें थी जो हमने जिक्र किया, उसके अलावा बात थी कि यहाँ पर हैदर अली ने कूटनीति का अच्छा सहारा लेते हुए जो मराठा थे, उसके बाद में मराठा और इसी बीच में, इस युद्ध के बीच में ही मराठा और हैदराबाद यानी निजाम, जो निजाम था इसका नवाब,
शासक था निजाम और मैसूर। मैसूर ने अपने साथ इनको मिला लिया और एक इनके साथ गठबंधन कर लिया। ठीक है, जब गठबंधन हो गया अंग्रेजों ने से स्थिति इनकी मजबूत हो गई। मजबूत करने का पूरा प्रयास किया। इसी बीच 1780 में, 80 में तो युद्ध शुरू हुआ था, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है युद्ध के बीच में। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो गई हैदर अली की, तो अब किसके हाथ में आ गया मैसूर का शासन? हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान। तो शासन अब किसके हाथ में आया? टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा इसी बीच। और यह युद्ध कब तक चला? 84 तक, जैसा कि हम बता चुके हैं 1784 तक चला। 1784 में लगातार संघर्ष होते होते दोनों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी और कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि एक संधि करते हैं। तो संधि हुई यहाँ पे। संधि का क्या नाम था? संधि हुई मंगलौर की संधि। मैंगलोर की संधि। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला और मंगलौर की संधि करने के लिए इनको मजबूरन करनी पड़ी। इसमें क्या हुआ? इस संधि में एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र इन्होंने वापस कर दिए। एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए एक दूसरे के क्षेत्र। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना? अब ये स्थिति शांतिपूर्ण चलती रही कुछ दिन तक, छोटे मोटे संघर्ष चलते रहे। उसके बाद फिर से कुछ हितों को लेकर संघर्ष छिड़ता है, जिसे हम थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। तो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। एक चीज और नोट कर लीजिए इसी बीच में कि जो फर्स्ट युद्ध था उसके समय वायसराय कौन था? उसके समय वायसराय था वेरेलेस्ट। ठीक है, ये जोड़ने में चीजों को मददगार होता है और पूछा जाता है अक्सर। दूसरे सेकंड में कौन था? सेकंड युद्ध की बात कर रहे हैं हम। सेकंड में था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और थर्ड जो ये है इसमें कौन था वायसराय? इसमें था कॉर्नवालिस थर्ड में। ठीक है, तो यहां वायसराय थे कॉर्नवालिस। अब ये इन्हीं हितों को छेड़ते हुए तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में इन्होंने अंग्रेज सफल हुआ, कॉर्नवालिस सफल हुए। वायसराय कौन थे? कॉर्नवालिस सफल हुए वही गुट बनाने में। किसका? मराठाओं को इन्होंने अपने साथ ले लिया। निजाम मैसूर का जो निजाम था उसको अपने साथ में ले लिया और कंपनी यानी अंग्रेज तो थे ही किसके खिलाफ? वही मैसूर के खिलाफ। ठीक है, कब कैसे गुट बनना है बिगड़ रहा है, समझ में आ रहा है ना? बीच में हैदर अली ने इनको अपने साथ लेने की कोशिश की। शुरू में फर्स्ट में कौन सा था? ये साथ थे। बीच में हैदर अली ने लेने की कोशिश की, हैदर अली की डेथ हो गई। फिर थर्ड टाइम में जब युद्ध शुरू हुआ, अपने अपने हितों को जोड़कर इनको कुछ लालच देकर कि आपको भी कुछ क्षेत्र दिए जाएंगे, इनको लालच देकर कंपनी ने, यानी कंपनी का मतलब कॉर्नवालिस जो वायसराय थे, इन्होंने अपने साथ में मिला लिया इसको।
इसमें मैसूर की हार हुई। इस युद्ध में मैसूर यानी टीपू की हार हुई। टीपू की हार हुई तो इसको मजबूरन वश श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। कौन सी संधि करनी पड़ी? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इसमें आधे से ज्यादा क्षेत्र चला गया, मैसूर से आधे से ज्यादा क्षेत्र इसके हाथ से निकल गया, आधे से बड़ा राज्य इसके हाथ से निकल गया। और क्षतिपूर्ति के रूप में लगभग आधा राज्य तो चला ही गया, क्षतिपूर्ति के रूप में लगभग 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए देने की बात हुई इसमें संधि में। लेकिन अभी 3 करोड़ रुपए इन्होंने दिए नहीं थे तो टीपू के 2 पुत्रों को इन्होंने बंदी बना लिया अपने पास। 2 पुत्रों को कैद कर लिया गया। कब तक? जब तक कि ये इस हार जाने की क्षतिपूर्ति नहीं कर देते। तो 2 पुत्रों को कैद कर लिया गया जब तक कि क्षतिपूर्ति नहीं कर देते ये। तो इसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। यहाँ पे शक्ति लगभग टूट चुकी थी मैसूर की। और धीरे धीरे क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने अपनी शक्ति को मजबूत करने का प्रयास किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे तीसरा वॉर। अब चौथा देख लेते हैं, फोर्थ। चौथा भी युद्ध होता है इनके बीच में, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार या आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799। इस बीच में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने अपनी शक्ति को मजबूत करने की भरसक प्रयास किया। इसने फ्रांसीसियों से संबंध बनाए और जगह जगह अपने दूत भेजे। पश्चिमी तरीके से अपनी सेना को समृद्ध और तकनीकी रूप से मजबूत करने की कोशिश की। अब यहाँ पे वेलेस्ली, यूरोप में भी स्थिति ब्रिटेन और फ्रांस की एक दूसरे के एंटी चल रही थी। तो वेलेस्ली ने की रणनीति के तहत यहाँ पे युद्ध छेड़ दिया कि अगर फ्रांसीसी टीपू के सुल्तान से भारत में आते हैं तो हमारा साम्राज्य जा सकता है यहाँ से। ठीक है, तो इसके पीछे की ये रणनीति थी। और इन्होंने क्या आरोप लगाया? आरोप लगाया कि टीपू अरब, तुर्क और अफगान के साथ संबंध बनाने का आरोप लगाया। इस आरोप में इन्होंने युद्ध छेड़ दिया और इसी बीच टीपू की मृत्यु हो गई। टीपू की मृत्यु हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ मैसूर साम्राज्य को कमजोर हो जाता है और इन्होंने इसकी जगह पर एक पुराना वोडियार वंश का बच्चा शासक को, बच्चे शासक था, एक छोटा बच्चा था, उसको इन्होंने इसकी जगह स्थापित कर दिया। वही जिस तरह की इनकी नीति रही हमेशा से, एक कठपुतली शासक नियुक्त करने की जो अपने इशारे पे चला सकें जिसको, जैसा कि हम बंगाल में पढ़ चुके हैं। तो इसका नाम था कृष्णराज। क्या नाम था इसका? कृष्णराज। इसको इन्होंने यहाँ पे स्थापित कर दिया। और वेलेस्ली ने इस संदर्भ में कहा कि पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में आ चुका है। तो ये अगर आता है कथन कि भाई ये किसने बोला, तो ये वेलेस्ली का कथन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैसूर से संबंधित बात हमारी पूरी होती है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट रहता है, हाँ इस समय कौन था, बात कर ली हमने, चौथा वायसराय कौन था? वेलेस्ली। ठीक है, चौथे युद्ध के समय, फोर्थ के टाइम पर। ठीक, इसको हटाते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मराठों के संदर्भ में बात करेंगे अब। ठीक, तो मराठों के संदर्भ में बात करेंगे।
मराठों का किस तरह से संघर्ष चला अंग्रेजों के साथ। ठीक, तो मराठाओं के बारे में बात करते हैं अभी। अब मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, मराठों की स्थिति मजबूत हो रही थी। तो जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, मराठों की स्थिति मजबूत हो रही थी। ठीक है, ये काफ़ी तेज़ी से उत्तर भारत में फैलते जा रहे थे, उत्तर भारत की तरफ भी अपना विस्तार कर रहे थे। और इनकी नीति थी, जैसा कि बाजीराव प्रथम ने भी कहा था, कि अटक से कटक तक हम अपना साम्राज्य फैला देंगे। तो इनकी नीति थी कि उत्तर भारत में भी अपना पूर्ण साम्राज्य मुगलों की तरह, मुगलों का विकल्प बन जाए हम, और पूरा साम्राज्य अपना फैला दें और एक सत्ता हमारी केंद्रित हो यहाँ पर। लेकिन जैसा हमने पढ़ा था कल, लगातार उल्लेख आया था, याद करिए, पानीपत का तीसरा युद्ध याद आ रहा है? कुछ जोड़ रहे हैं ना पिछली चीज़ों से लगातार। इसी तरह से हम रिवाइज भी कराते रहेंगे साथ में और उसको जोड़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो पानीपत का थर्ड वॉर, अपनी स्थिति मजबूत तो हो रही थी इनकी, लेकिन पानीपत के थर्ड वॉर ने इनकी कमर तोड़ दी, इनको कमजोर स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। कब हुआ था ये? 1761 में। तो 1761 में पानीपत के युद्ध ने स्थिति को कमजोर कर दिया। ठीक है, लेकिन इन्होंने पुनः अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया और की भी, लगभग एक दशक में अपनी स्थिति को फिर से सुदृढ़ करने का प्रयास किया। और इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए इनके अंग्रेजों के साथ भी युद्ध लगातार छिड़ता रहा, लगातार संघर्ष चलता रहा, और वो किस तरह से आगे बढ़ते रहे इसको हम देखेंगे अभी इसमें अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्रों में उभर रहे थे। इनकी मुख्यतः इसमें एक पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, जिसको जो हमने भी बात की थी अटक से कटक की बात, ये इन्होंने की थी बाजीराव प्रथम। आपने देखा होगा बाजीराव मस्तानी मूवी आई थी ना, ये उन्हीं की बात है। ये कौन है? बाजीराव प्रथम है। बाजीराव बहुत सारे हुए हैं, ये बाजीराव प्रथम की बात चल रही है। ये सबसे पेशवा जो बाजीराव प्रथम पेशवा थे, इनका टाइम पीरियड था 1720 से 40। इन्होंने व्यवस्थित किया इसको, मराठों को व्यवस्थित किया और सभी सरदारों को मिलाकर एक संघ बनाया, मिला के सरदारों को एक संघ की स्थापना की। अब मुख्य जो ये थे, क्या नाम है, मराठा परिवार थे, उनके बारे में देख लेते हैं कि अलग अलग परिवारों में ये उभर रहे थे मराठा। कुछ यहाँ पर थे, कुछ कहाँ पे थे, एमपी में थे, कुछ इधर गुजरात साइड में थे, कुछ गुजरात में थे, महाराष्ट्र में थे। तो ये मुख्य परिवार थे। वो कौन कौन से थे? गायकवाड़, इसको हटा देना, चलिए ऊपर समझ में आएगा अच्छे से, इसलिए हम ऊपर लिख लेते हैं। मुख्य गायकवाड़, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, ध्यान से देखते रहिएगा। गायकवाड़ भोसले, अब कौन मराठा थे, किसके हाथ में सत्ता थी, कंफ्यूजन रहता है इसमें हमेशा। किसको मराठा मानते हैं या किसको नहीं मानते हैं, किसका कौन सा क्षेत्र था, वो देख लेते हैं। भोसले, होलकर, ठीक है, सिंधिया और पेशवा। ये मुख्य मराठा परिवार की बात चल रही है। कौन कौन से थे? तो गायकवाड़, भोसले, होलकर, सिंधिया, पेशवा। ये कहाँ कहाँ थे? इनका क्षेत्र कौन सा था? बड़ौदा। गायकवाड़ कहाँ थे? बड़ौदा में थे। भोसले कहाँ थे? नागपुर क्षेत्र था इनका, ठीक है। होलकर कहाँ थे? इंदौर।
इंदौर के क्षेत्र में थे, उभर रहे थे, सक्रिय थे। इनका जो क्षेत्र सिंधिया, सिंधिया पता होगा आपको, ग्वालियर। और पेशवा, पेशवा कहाँ थे? पुणे इनका क्षेत्र था। ठीक, तो ये इस क्षेत्र से आते थे। ठीक है, ये पूछ लेता है लगातार कहाँ कहाँ से कौन कौन सा था, ये क्वेश्चन बनते रहते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसको समझिए। अब ये अलग अलग शक्तियों के रूप में भी थे और एक दूसरे का सपोर्ट भी करते थे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती थी। ये मराठा, हम इस पूरी सारी शक्तियों को मिलाकर हम एक मराठा के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये अलग अलग क्षेत्रों में उभर रहे थे। तो अब इनकी शक्तियों का संघर्ष किस तरह से अंग्रेजों के साथ चला उसको देखते हैं। उसको हम युद्ध के नाम से जानते हैं। पहला युद्ध हुआ इसमें, फर्स्ट एंग्लो या आंगल भी लिख देते हैं उसको हिंदी में, फर्स्ट एंग्लो मराठा। एंग्लो किसको बोलते हैं? अंग्रेजों को। मराठा युद्ध। तो फर्स्ट मराठा युद्ध किस संदर्भ में हुआ, क्या वजह थी इसकी? ये पेशवा थे माधवराव एक, जितना बताया जाए वो उसको समझने की कोशिश करिए, जोड़ने की कोशिश करते रहिए, इनमें काफी कंफ्यूजन रहता है। तो पेशवा थे माधवराव, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद कौन बनेगा? ऑब्वियसली एक वंशानुगत प्रवृत्ति शुरू हो गई थी, तो इनके पुत्र नारायण राव, इनके पुत्र थे। मृत्यु हो गई तो इनके पुत्र बने नारायण राव, पेशवा बने गए नारायण राव। लेकिन सत्ता के लालच में इनके भाई, माधवराव के भाई थे, इनके भाई थे, उनका नाम था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने माधवराव की हत्या कर दी। समझ में आ रहा है? इनके चाचा ने, यानी कि इनके चाचा ने, रघुनाथ राव ने माधवराव की हत्या कर दी, इनकी हत्या कर दी और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। माधवराव की हत्या कर दी और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। अब पेशवा घोषित करके दूसरे मंत्री तो इनके खिलाफ थे, तो इनको समर्थन चाहिए था। समर्थन चाहिए तो किसका समर्थन लेंगे? ये उभरती हुई शक्ति कौन है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में अंग्रेज। कौन से? बॉम्बे। तो बॉम्बे के अंग्रेज प्रेसिडेंसी से उन्होंने समर्थन लेने की कोशिश की। तो समर्थन लेने के लिए इन्होंने उनके साथ मिल गए और उनके साथ मिलकर सूरत की संधि कर ली। अंग्रेजों के साथ इन्होंने कौन सी संधि कर ली? सूरत की संधि। सूरत की संधि कर ली इन्होंने। कब? 1775 में। 1775 में सूरत की संधि कर ली अंग्रेजों के साथ। कौन से अंग्रेजों के साथ? बॉम्बे के। बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अभी बॉम्बे क्यों बोल रहे हैं, इसका उल्लेख इसलिए आ रहा है कि समझाएंगे इसे। बॉम्बे के अंग्रेज या कंपनी प्रेसिडेंसी के साथ। ठीक है, बॉम्बे के साथ इन्होंने सूरत की संधि कर दी और इनको बदले में क्या देने की कोशिश की? सालसेट और बेसिन का क्षेत्र। तो कौन सी संधि में कौन सा क्षेत्र देने के लिए बोला था? इन्होंने बोला सालसेट और बेसिन, ये मुख्य क्षेत्र थे, इनको देने का वादा किया कि आप सालसेट और बेसिन का क्षेत्र, इन्होंने कहा कि हमको दे दीजिए। ठीक है, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। अंग्रेजों ने तो इसको, रघुनाथ राव को सुरक्षा का वादा किया इन्होंने, और इसने क्या करने का वादा किया इनको? सालसेट और बेसिन का क्षेत्र इस बदले में। ठीक है, किसमें? सूरत की संधि में। लेकिन कलकत्ता प्रेसिडेंसी को ये बात पसंद नहीं आई। अंग्रेजों की बात चल रही है, यहाँ अंग्रेज एक दूसरे से मिले हुए नहीं है इस जगह पर। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी इनके साथ नाना साहब ने जो नारायण राव, जिनकी इन्होंने हत्या कर दी थी, उनके बेटे को, उसका नाम था माधवराव द्वितीय। ये थे माधवराव द्वितीय को यहाँ पेशवा घोषित कर दिया था। किसने?
नाना फडणवीस ने लगभग और बाकी बचे हुए 15 मंत्रियों के साथ, बाकी मंत्रियों के साथ मिलकर, तो मंत्रिमंडल जो था वो किसके साथ था, इनके साथ था, प्लस मंत्री, तो मंत्रियों के साथ मिलके इन्होंने इनको घोषित कर दिया, माधवराव द्वितीय को, जो नारायण राव के पुत्र थे, इनको पेशवा घोषित कर दिया। अब इनकी और इनकी लड़ाई शुरू होती है। तो यहाँ बॉम्बे के अंग्रेजों ने सूरत की संधि कर ली, इन्होंने कलकत्ता प्रेसिडेंसी ने इनके खिलाफ, बॉम्बे के अंग्रेजों के खिलाफ जो संधि की थी उसके खिलाफ कि ये संधि हमको पसंद नहीं है और ये अपमानजनक संधि है एक तरीके से, जो मंत्रिमंडल के खिलाफ जा रहा है ये रघुनाथ राव के साथ, जो उन्होंने लालच में संधि कर ली थी बॉम्बे के प्रेसिडेंसी ने। तो इन्होंने की पुरंदर की संधि। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? पुरंदर की संधि किसके साथ की? पुरंदर की संधि 1775 में इन्होंने की थी या 1776 में पुरंदर की संधि कर ली इन्होंने। किसके साथ? नाना फडणवीस के साथ। नाना फडणवीस के साथ किसने की? कलकत्ता प्रेसिडेंसी ने इन्होंने की। तो इन्होंने इसमें कुछ उल्लेख रखे कि भाई आप दूसरी देशों के साथ या दूसरी मतलब देश नहीं, व्यापार जो यूरोपीय कंपनी थी उनके साथ संपर्क नहीं रखेंगे, तो ये कुछ इसमें शर्तें रखी गई। लेकिन 1777 में क्या हुआ? 75 में हुई थी सूरत की संधि, 76 में कौन सी हुई? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि का 1777 में नाना फडणवीस ने जो पश्चिम के बंदरगाह थे इन पर फ्रांसीसियों को अनुमति दे दी। फ्रांसीसियों को अनुमति दे दी तो क्या था ये? उसका विरोध था संधि का। कौन सी संधि का? पुरंदर। जो पुरंदर की संधि थी उसके खिलाफ था कहीं ना कहीं ये, ठीक है, विरोधी था कि इन्होंने अनुमति दे दी। तो इनके खिलाफ क्या हुआ? युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेजों ने एक दूसरे के साथ मिलकर फिर युद्ध शुरू हो गया। तो यहाँ से युद्ध शुरू होता है, ये थी एक पृष्ठभूमि, यहाँ से युद्ध शुरू होता है। युद्ध शुरू हो गया तो मराठा इसमें हार गए। अंततः मराठों की क्या हुई? हार हो गई। मराठों की हार हो गई तो इनको संधि करनी पड़ी इनके साथ। संधि, उस संधि का क्या नाम है? उस संधि का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, सालवाई की संधि। ठीक है, तो मराठाओं ने इसे अपमानजनक माना, तो फिर इनका युद्ध शुरू होगा। लाजमी है कि अंग्रेजों ने युद्ध शुरू कर दिया। युद्ध हो गया तो ये युद्ध शुरू हो गया तो मराठों की इसमें हार हुई। मराठा हार हुई। अब हार में इन्होंने अलग अलग जो मराठा सरदार थे उनके साथ अलग अलग संधियां की, उसको देख लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, उसको देख लेते हैं। भोसले की, तो इसमें इन्होंने अलग अलग मराठा को हरा के अलग अलग के साथ संधि करी। तो भोसले की हार हुई, तो इनके साथ कौन सी संधि करी? इनके साथ करी देवगांव की संधि। भोसले के साथ देवगांव की संधि। ठीक है, कब करी? 1802 में करी। ठीक। दूसरे सिंधिया, सिंधियाओं की भी हार हुई। इनके साथ कौन सी संधि करी? सुरजी अर्जन गांव, इनके साथ करी सुरजी अर्जन गांव की संधि। ये कब करी? ये भी 1802 में करी। ठीक। तीसरे होलकर की भी हार हुई।
तो होलकर के साथ कौन सी संधि करी अंग्रेजों ने? होलकर के साथ संधि करी राजपुर घाट। राजपुर घाट की संधि ये कब करी? 1806 में। ठीक, तो यहां से इनका जो हस्तक्षेप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मराठों के काम में, राज्य में। किसका बढ़ गया था? ब्रिटिश का। अंग्रेज जो कंपनी थी तो इनका राज्य क्षेत्रों में बढ़ गया था। ये इस तरह से चलती रही। अब जैसे जैसे इनकी गतिविधियां बढ़ती रहीं, इसको हटा देते हैं, जैसे जैसे इनकी गतिविधियां बढ़ती रहीं हस्तक्षेप बढ़ता रहा और बहुत ही कड़े नियंत्रण इन्होंने लगा दिए मराठों पर। अरे ये भी मिटा दिया तीसरा। तो थर्ड एक और है, तो इसी के संदर्भ में, इसी आधार पर तीसरा, थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध हुआ। कब हुआ? 1817 से 19। ठीक, इस काम में, इस टाइम में हुआ 1817 से 19। तीसरा, एक तो आधार वही था कि कड़े नियंत्रण, ठीक है, और प्लस हस्तक्षेप। ठीक है। दूसरा मुख्य कारण क्या था? इन्होंने आरोप लगाया मराठों पर। अंग्रेजों ने मराठों पर आरोप लगाया पिंडारियों को आश्रय देने का। पिंडारी कौन थे? लुटेरे थे वहां के। पिंडारियों को आश्रय देने का। पिंडारी क्या थे? दरअसल जब युद्ध होते थे ये लूट मार करते थे और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली योद्धाओं में माने जाते थे। तो लूट मार करते थे। जब युद्ध की ज़रूरत पड़ती थी सैनिकों को तो उसी टाइम, एट अ टाइम, इनको भर्ती कर देते थे मराठा और युद्ध में जोड़ देते थे। तो पिंडारियों के आश्रय देने का इन्होंने इन पर आरोप लगाया अंग्रेजों ने। अब इससे क्या हुआ? आरोप से पेशवा ने युद्ध की घोषणा कर दी। पेशवा ने युद्ध की घोषणा कर दी तो उनके साथ साथ भोसले और होलकर भी जुड़ गए। पहले पेशवा ने करी घोषणा, ठीक, पेशवा ने घोषणा कर दी, इसके साथ साथ भोसले और होलकर भी जुड़ गए। बट अंततः क्या हुआ? अंततः हार हो गई, इनकी मिलके हार हो गई, हार गए। उसके बाद जब ये हार गए तो पेशवा के जो इसका जो वंशानुगत पद चला आ रहा था उसको खत्म कर दिया। तो पेशवा का पद को समाप्त कर दिया, ठीक है, और मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया। मराठा साम्राज्य का यहाँ पे अंत हो गया, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। तो आज हमने इसको मराठा जो युद्ध है एंग्लो मराठा की वार और संघर्ष किस तरह से चलता रहा, किस तरह से कहाँ तक पहुँचा, तो इसको हमने किया। आज क्लास का यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए।